गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिस व्याकरणिक बिंदु को लेकर के हमारी चर्चा चल रही थी, उस व्याकरणिक बिंदु का नाम है कारक। कारक के विषय में पिछली कक्षा में आप सबने जाना था कि संप्रदान जो कारक है वे क्या होते हैं। अर्थात हमने ये समझा था कि जहाँ पर क्रिया द्विकर्मी होती है, अर्थात द्विकर्मी से तात्पर्य है कि क्रिया के कितने कर्म होते हैं, 2 कर्म होते हैं, तो वहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह होता है संप्रदान कारक का वो होता है को। तो विशेष बात ये थी कि संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए और को होता है, और जो कर्म कारक होता है उसका विभक्ति चिन्ह भी को होता है। तो दोनों में जो विशेष अंतर है वो ये है कि कर्म व संप्रदान में अंतर, कि संप्रदान कारक जो होता है और कर्म कारक जो होता है, कर्म कारक में क्या होता है कि जो क्रिया होती है, कर्म कारक में क्रिया का फल या प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। ठीक है। जबकि संप्रदान कारक में क्रिया से कुछ प्राप्त होता है। यानी जो मुख्य अंतर है वो ये है कि कर्म कारक जो होता है उस कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, और संप्रदान का भी विभक्ति चिन्ह क्रिया द्विकर्मी होने पर को होता है। लेकिन दोनों में विशेष बात यह है कि कर्म कारक में क्रिया का जो फल या प्रभाव होता है वो किसके ऊपर होता है? कर्म पर पड़ता है। अर्थात जबकि संप्रदान कारक में क्रिया से कुछ प्राप्त होता है, यानी जो जिसमें संप्रदान कारक होता है, यानी जो कर्म होता है संप्रदान कारक में, उस कर्म को क्रिया से कुछ प्राप्त होता है। अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ देता है या क्रिया करता है उससे ही संप्रदान कारक कहा जाता है। अर्थात दोनों में विशेष अंतर केवल इतना ही है कि कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म के ऊपर होता है, और संप्रदान कारक में उस क्रिया से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। अर्थात जो कर्म जिसमें संप्रदान कारक होता है उसे क्या प्राप्त होता है? कुछ प्राप्त होता है क्रिया से। जैसे राजा ने ब्राह्मणों को कंबल दिए, इस वाक्य में ब्राह्मण जो कर्म है अर्थात उसमें संप्रदान कारक है, तो ब्राह्मणों को कंबल दिए, अर्थात देना जो क्रिया है वो क्रिया से जो कर्म है अर्थात जो संप्रदान कारक है उसको कुछ प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? कुछ प्राप्त हो रहा है। अर्थात संप्रदान कारक में जो कर्म होगा या जिसमें संप्रदान कारक होगा जिसके साथ को विभक्ति आएगी उसको क्रिया से कुछ प्राप्त होगा, मिलेगा। जबकि कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्म पर पड़ता है। ये दोनों में विशेष अंतर है। तो यहाँ तक की बात आप लोगों के स्पष्ट समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला जो अपना कारक है वो कौन सा है? अपादान कारक। अगला जो कारक है वो है अपना अपादान कारक।
किसे कहेंगे अपादान कारक? तो अपादान का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। पृथक होना या अलग होना। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति व दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी क्या होगा, अपादान जो कारक होता है उसका शब्द का अर्थ ही ये होता है पृथक होना या अलग होना। तो किसका किससे अलग होना पाया जाए? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, यानी कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द हो और उसके जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से क्या होना पाया जाए? अलग होना पाया जाए। क्या होना पाया जाए? अलग होना पाया जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। साथ में एक बात ये भी होती है कि जहाँ तुलना करने का भाव होता है, जहाँ तुलना करने का भाव होता है, वहाँ भी अपादान कारक होता है। विशेषण की उत्तरावस्था में अपादान कारक होता है। अपादान कारक की विभक्ति से होती है। तो यहाँ तक की जो बात हमने लिखी है, उस बात से हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं या क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि अपादान कारक का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। किससे पृथक होना या अलग होना? हम जानते हैं
कि जो कारक होते हैं वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाए, यानी वाक्य में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या वस्तु का व्यक्ति से या व्यक्ति का वस्तु से अलग होना पाया जाए, वहाँ पर अपादान कारक होता है। साथ ही एक बात और होती है कि जहाँ तुलना करने का भाव अर्थात विशेषण की जो उत्तरा अवस्था होती है उसमें अपादान कारक होता है। जब विशेषण की बात की थी हमने, विशेषण की अवस्थाओं की, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूला अवस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तम अवस्था। तो मूला अवस्था में किसी की किसी से तुलना नहीं होती, अर्थात एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन विशेषण की उत्तरावस्था में 2 से यानी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना होती है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। ये बात क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि विशेषण की उत्तरावस्था में भी अपादान कारक होता है। अपादान कारक की जो विभक्ति होती है वो से होती है। तो देखिए कैसे इस बात को समझेंगे, जैसे विजय शाला से विद्यालय से घर आया। नदी पहाड़ से निकलती है। तो यहाँ पर निम्नलिखित जो दोनों उदाहरण हैं कि विजय शाला से घर आया, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से ये मालूम हो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो यहाँ पर जो विजय है वो क्या कर रहा है, शाला से कहाँ आया, घर आया। कहाँ से आया, शाला से घर आया। तो यहाँ पर जिससे अलग होता है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर विजय कहाँ से अलग हो रहा है, शाला से। तो यहाँ पर शाला से में क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक उसी प्रकार से नदी पहाड़ से निकलती है, तो यहाँ पर पहाड़ से क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। यानी जहाँ पर एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से या एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, तो यहाँ पर जो विजय है वो शाला को छोड़ करके कहाँ आ रहा है, घर आ रहा है, यानी अलग हो रहा है, अर्थात शाला से अलग हो रहा है। तो जिससे अलग होते हैं वहाँ पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। एक उदाहरण देखिए, जैसे तुलना के भाव में माने हम कि जैसे राम श्याम से लंबा है। राम श्याम से लंबा है। तो इस स्थिति में यहाँ पर किससे तुलना हो रही है, राम की श्याम से। तो श्याम से क्या है, लंबा है। तो इसमें क्या हो गया, अपादान कारक हो गया, क्योंकि विशेषण की उत्तरावस्था जब 2 की तुलना की जाए, अर्थात यहाँ पर 2 में तुलना हो रही है कि राम श्याम से क्या है, लंबा है। तो जिसमें तुलना होती है, जिससे तुलना होगी वहाँ अपादान कारक होगा। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। तो यहाँ पर श्याम से क्या है, श्याम में क्या हो गया, अपादान कारक हो गया है। तो इस प्रकार से एक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाए या 2 में तुलना की जाए, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान का अर्थ ये होता है अलग होना, अर्थात एक आधार का दूसरे आधार से अलग होना पाया जाए। एक बात और आती है, जैसे किसी व्यक्ति को पहचान के संदर्भ में ये कहा जाता है कि वह
वह राजस्थान से है। वह कहाँ से है? राजस्थान से है। वह राजस्थान से है। वह कहाँ से है? राजस्थान से है। या यह राजस्थान से है। तो यहाँ पर जो राजस्थान से है इसमें अपादान कारक है। क्यों? क्योंकि पहचान के संदर्भ में भी क्या होता है? अपादान कारक होता है। पहचान के संदर्भ में भी अपादान कारक होता है। जैसे आप कहीं दूसरे देश में चले जाओ और दूसरा व्यक्ति आपसे कहे कि यह कहाँ से है? राजस्थान से है। या ये विदेश में चले जाओ तो कहीं यह भारत से है। तो इस प्रकार से पहचान का जो संदर्भ होगा उसमें भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो यहाँ तक की बात आप सबको ध्यान में रखनी है कि तुलना की स्थिति में, अलग होने की स्थिति में और पहचान के संदर्भ में अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक होता है।